हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कविता आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे जिसमें हमने बायोलॉजी के क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व किया था। आज हम जितने भी क्वेश्चंस बचे हैं उन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम जो सॉल्व कर रहे थे बायोलॉजी का 2022 का क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। चलिए, तो इसके साथ ही हमारा जो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आया था, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आया था वो आया था राइट द नेम ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट एक्ट एज अ सेलुलर बैरियर टू प्रोवाइड अ इनेट इम्यूनिटी इन ह्यूमंस। यानी कि हमें दो प्रकार के सेल्स का नाम लिखना है जो कि हमें इनेट इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। तो इनेट इम्यूनिटी हमने क्या कहा था, हमने कहा था वो इम्यूनिटी जो जन्म से ही किसी जीव के पास होती है उसे हमने इनेट इम्यूनिटी कहा था। और वो इम्यूनिटी जो कि जो जीव है वो जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है, जैसे उससे ग्रोथ होती है, वहाँ पे वो इम्यूनिटी को एक्वायर करता है, तो उसे हमने कहा था एक्वायर इम्यूनिटी। तो यहाँ तक की बात हमने कर ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है क्वेश्चन नंबर 19 और ये आपके पास है 3 नंबर का। इससे पहले हमने 2 नंबर तक की बात की थी। आपके पास जो जो क्वेश्चन आ रहे थे वो 2 नंबर के आ रहे थे। तो आपको ध्यान क्या रखना है इन क्वेश्चंस में, आपको जैसे नंबर के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो आप एक शब्द में भी वहाँ पे, अगर क्वेश्चन इस प्रकार का है कि एक शब्द में आपसे आंसर पूछा गया तो एक शब्द में आंसर आप बता सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस में आप आंसर बता सकते हैं। आपको सटीक आंसर वहाँ पे लिखना है, आपको लैंग्वेज नहीं बनानी है। वहाँ पे आपको जो पूछा गया है वही आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे कि आपको 1 नंबर में के क्वेश्चन में पूछा गया था, अगर आप ये तो आपको एमसीक्यू में पूछा गया था कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है उसमें जो जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो आपको बताना था। तो आपने वहाँ पे चूज करना था, आपने वहाँ पे क्या सेलेक्ट करना था। लेकिन अगर यही क्वेश्चन लैंग्वेज में आ जाए और आपसे पूछा जाए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो जीनोटाइपिक जो F1 जनरेशन यानी पहली पीढ़ी में या पहली पीढ़ी में आपसे पूछा जाए कि जो जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है, तो आपको वहाँ पे सीधे सीधे रेशियो वहाँ पे लिखना है कि ये जीनोटाइपिक रेशियो है। और आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है। जैसे हमने क्या पढ़ा था जीनोटाइपिक रेशियो का, हमने रेशियो पढ़ा था 1:2:1। तो आपको बताना है कि ये 1, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन का आंसर देखा था 1:2:1। तो आप इस प्रकार से आंसर लिखेंगे। इसके साथ ही आपको बताना है कि ये क्या है, प्योर टॉल है, ये संकरित यानी कि हाइब्रिड टॉल है, और ये क्या है, प्योर ड्वार्फ है। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, एक क्वेश्चन के 1 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखना है। यहाँ पे जो आंसर आपको बताए जा रहे हैं वो आपको नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बताए जा रहे, क्योंकि हमारा पेपर सॉल्व करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो क्वेश्चन हमारे पास प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं हम उसे एक तो सॉल्व करें, दूसरा कि क्या करें उस क्वेश्चन से रिलेटेड और जो टॉपिक है उन्हें सॉल्व करें। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी तो क्या होता है, रिपीटेड क्वेश्चन में आ जाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके पास अभी फिर से आ जाए, तो इससे क्या होगा, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, या हो सकता है कि इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। आपसे इम्यूनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको इम्यूनिटी से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन वहां पे पूछा जा सकता है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई आंसर की लेंथ नहीं देखनी। फिर आपके पास 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो 2 नंबर में आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपने पूरा एक पैराग्राफ लिख दिया, यानी 6-7 लाइन वहाँ पे लिख दी है। हाँ, अगर आंसर 6-7 लाइनों में पूरा आ रहा है तब आप लिख सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा आपको नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अपने टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर लिखना है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रखा है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, 2 नंबर में और 3 नंबर के क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। 3 नंबर में आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। आपको 3 नंबर के अकॉर्डिंग वहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जैसे आंसर क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मेंडेलीय विकार क्या है, किन्हीं 2 मेंडेलीय विकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, ब्रीफली डिस्क्राइब एनी 2 मेंडेलियन डिसऑर्डर। हमें बताना है मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में। चलिए, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जेनेटिक्स से हमसे पूछा गया है।
तो हमने क्या पढ़ा था, हमने जो मेंडल्स के लॉ पढ़े थे, उसके बाद हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, उसके बाद हमने कुछ क्रॉस भी पढ़े थे कि वहाँ पे देखा था हमने कि कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर? आप इसकी डेफिनेशन में देखेंगे, जेनेटिक इलनेस रिजल्ट फ्रॉम अ एबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम और अ जीन म्यूटेशन। अब यहाँ पे अगर मेंडेलियन विकार यानी कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है तो यहाँ भी जेनेटिक्स की बात होगी, यानी कि जेनेटिक्स से क्या मतलब है कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसी से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होते हैं, जो विकार होते हैं, जो डिजीज है, जो बीमारी होती है, उसे हम क्या कह देते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर कह देते हैं या मेंडेलियन डिसऑर्डर कह देते हैं। अब जेनेटिक डिसऑर्डर से क्या मतलब है कि जो भी डिसऑर्डर है, जो भी बीमारी है, वो हमारे जेनेटिक मटेरियल में कुछ असामान्य घटनाओं के कारण हो रही है। जैसे कि नॉर्मली हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए होता है, डीएनए नॉर्मली फंक्शन कर रहा है, नॉर्मली जो नॉर्मल डीएनए से नॉर्मल आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, नॉर्मल आरएनए से वहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये था सामान्य यानी कि जो नॉर्मल प्रोसेस थी। उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसे चेंजेस हो गए हैं किसमें, हमारे जेनेटिक मटेरियल में, यानी हमारे जीन में कुछ चेंजेस हो गए हैं, जिसमें एक नाम आया है कि जीन म्यूटेशन हो गया। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है? कोई भी किसी भी प्रकार का चेंज जीन में। एक है नॉर्मल सीक्वेंस, जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है, एक नॉर्मल सीक्वेंस हम पढ़ते हैं, लेकिन उस सीक्वेंस में कोई चेंजेस हो गया है। म्यूटेशन में क्या होता है कि जीन के साइज में कोई चेंज है, जीन के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस है, तो इस प्रकार से वो चेंजेस अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। अब आपको याद क्या रखना है इसमें से, हमने कहा मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें चेंजेस के फलस्वरूप, यानी कुछ चेंजेस वहाँ पे पाए जा रहे हैं, और उसके फलस्वरूप यहाँ पे क्या है, कुछ इलनेस देखने को मिल रही है, यानी कोई बीमारियां देखने को मिल रही है, उसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कह रहे हैं। क्यों होती है ये? हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ चेंजेस होंगे, यानी जीन म्यूटेशन होगा। अब म्यूटेशन क्या है? मैंने कहा कि जेनेटिक मटेरियल के में या फिर जो जीन में, कोई भी जीन के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, जीन के क्या है, जीन की लेंथ में कोई चेंज हो रहा है, वो अब म्यूटेशन भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। आप आगे जाके पढ़ेंगे या आपने पढ़ा भी होगा कि म्यूटेशन अलग अलग प्रकार के होते हैं, और म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल अलग अलग कारक भी होते हैं। हमने कहा कि एक तो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, हमने कहा कि वहाँ पे क्या है, जो यूवी रेडिएशन है उसके द्वारा भी क्या है, म्यूटेशन हो सकता है, केमिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे केमिकल्स के द्वारा भी म्यूटेशन होता है, यानी कि जो नॉर्मल जीन था वो एबनॉर्मल जीन में ट्रांसफर हो गया, जो सामान्य जीन था वो असामान्य जीन में ट्रांसफर हो गया है। अब असामान्य जीन क्या कर रहा है, वहाँ पे असामान्य प्रोटीन का प्रोडक्शन कर रहा है। असामान्य प्रोटीन का प्रोडक्शन होगा तो जो लक्षण हमें दिखाई देंगे वो असामान्य होंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, दीज काइंड्स ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन वन जीन एंड दे समटाइम्स रन इन फैमिलीज। अब क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा जब भी वहाँ पे रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है या फिर हमने मेंडल्स के लॉ पढ़े हैं, हमने क्या कहा कि वहाँ पे जब प्लांट दो पौधों को क्रॉस कराया जा रहा है तो हमने क्या कहा, पेरेंट है मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। अब मेल और फीमेल को जब क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन आई और यहाँ पे ऑफस्प्रिंग आ गए, यानी कि संतति आ गई है। अब हमने कहा कि इसमें फीमेल और मेल दोनों से ही जो कैरेक्टर हैं, जो जीन हैं, वो 50% मेल और 50% फीमेल से आ रहे हैं। तो अगर मदर में या फादर में किसी भी एक में या दोनों में ही कोई एबनॉर्मल जीन वहाँ पे उत्पन्न हो गया, म्यूटेशन हो गया है जीन में, म्यूटेशन हो गया यानी कि जीन के सीक्वेंस में या जीन की लेंथ में या जीन के अरेंजमेंट में, जैसे न्यूक्लियोटाइड में किसी भी प्रकार का चेंजेस हो सकते हैं। न्यूक्लियोटाइड होते हैं, हमने पढ़ा था, तो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में या तो न्यूक्लियोटाइड का जो पोजीशन है वो चेंज हो गई है, या तो न्यूक्लियोटाइड डिलीशन आप पढ़ेंगे, इंसर्शन आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा। तो डिलीशन में क्या होता है, कोई न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे डिलीट हो गया है, इंसर्शन में क्या होगा, कोई एडिशनल वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है। इन शॉर्ट कि यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है। अब यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा बल्कि एबनॉर्मल प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो फादर है,
सॉरी ये फीमेल है, यहाँ पे कोई चलो फीमेल है, फीमेल हमने मान लिया कि फीमेल में क्या है, यहाँ पे एबनॉर्मेलिटीज आ गई हैं, यानी कि म्यूटेशन यहाँ पे हो गया है। अब म्यूटेशन हो गया है तो इनके पूरे जेनेटिक मटेरियल में ही पूरी चेंज हो गया है। हमने कहा 50% जो फीमेल का जो 50% है वो उसकी संतति में जाएगा। तो जब फीमेल में ही फॉल्टी जीन प्रेजेंट है, फीमेल में ही एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट है, तो ऑफ स्प्रिंग में भी क्या होगा, यहाँ पे एबनॉर्मल जीन आएगा। ये बात हमने पढ़ ली है। यही हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जब जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है तो ये जो डिसऑर्डर होते हैं, इसीलिए कहा गया, आपने पढ़ा होगा आनुवंशिक गुण या फिर आनुवंशिक बीमारी है। कुछ ऐसी बीमारी होती है कि जो किसी के पेरेंट्स में है तो उसके बच्चों में भी दिखाई देती है। इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो जो बीमारी है उसके लिए वहाँ पे जीन रिस्पॉन्सिबल है, और वही जीन जो कि माता पिता में है वही जीन यहाँ पे संतति में आ रहे हैं। तो जीन के साथ हर एक कैरेक्टर के साथ क्या होगा, वहाँ पे हर एक कैरेक्टर, हर एक जीन और हर एक फॉल्टी जीन वहाँ पे ट्रांसफर होगा। तो यही आपको बताया गया है कि ये फैमिलीज में चलता रहता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चलता रहेगा। हमने कैरेक्टर का इनहेरिटेंस पढ़ा था, हमने कहा था कि एक कैरेक्टर F1 जनरेशन, एक माता पिता से जो कैरेक्टर है वो F1 जनरेशन में दिखाई दे रहा है, इसे हमने कैरेक्टर का इनहेरिटेंस कहा था। कैरेक्टर का इनहेरिटेंस क्यों हो रहा है, कैरेक्टर ट्रांसफर क्यों हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होते, जब संतति का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे हर जो क्रोमोसोम है वो आ रहे हैं। अब कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, जीन है, तो वो जीन सारे क्या आ रहे हैं, उस संतति में आ रहे हैं। अब जीन चाहे वो सामान्य हो या असामान्य हो, उसने ट्रांसफर होना ही है। तो ये बात हमने कर ली है। तीसरा हमने कहा पेडिग्री एनालिसिस ऑफ अ लार्ज फैमिलीज with any affected individuals can be used to determine whether the disease associated gene is located on an autosome or an sex chromosomes and whether the related disease phenotype is dominant or recessive. अब क्या क्या कहा गया है कि जो पेडिग्री एनालिसिस है, आपने पेडिग्री पढ़ी थी, फैमिली चार्ट पढ़ा था, पेडिग्री एनालिसिस से हम देखते हैं पूरी फैमिली का एक चार्ट देखते हैं, तो वहां से हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जीन है किस में फॉल्टी जीन था। सेकेंड हमारे पास आता है कि जो जीन, यानी कि जीन की बात क्या हो रही है, पीस ऑफ डीएनए, पीस ऑफ डीएनए है जीन। हमने कहा कि यहाँ पे हमने दो प्रकार के क्रोमोसोम की बात की थी, एक हमने ऑटोसोम क्रोमोसोम की बात की थी और एक हमने सेक्स क्रोमोसोम की बात की थी, जब हम इसी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। दो प्रकार के जो क्रोमोसोम है उनकी हमने बात की थी। तो अब क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम जो डीएनए है वो एक परफेक्टली रैप है, यानी कि उसकी पैकेजिंग हो गई है। अगर हम उसे खोलते हैं तो वो डीएनए है और डीएनए का ही एक सेगमेंट है जीन। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कभी हम जीन कह रहे हैं, कभी हम क्रोमोसोम कह रहे हैं, कभी हम डीएनए कह रहे हैं, सारी कहें एक ही चीजें हैं। जीन क्या है, पीस ऑफ डीएनए है, डीएनए का एक छोटा सा पार्ट आप कह लीजिए या यूनिट कह लीजिए, तो जीन है। हमने कहा दो प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। अब हमें देखना है कि जो यहाँ पे जो जीन है वो किस, जो फॉल्टी जो जीन है, फॉल्टी जीन का क्या मतलब है कि अब जो नॉर्मल जीन था उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं, कुछ म्यूटेशन हुई है, वो एबनॉर्मल जीन में कन्वर्ट हो गया है। उसे हम फॉल्टी जीन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो नॉर्मल प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहा है, सामान्य प्रोटीन का निर्माण नहीं कर रहे हैं, तो उसे हम फॉल्टी जीन कह रहे हैं। हमने कहा कि फॉल्टी जीन कहाँ है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम पे है या सेक्स क्रोमोसोम पे है। दो चीजें आती हैं, एक तो हमें ये फाइंड करना होता है, ऑटोसोम्स क्रोमोसोम क्या बताए थे, हमने कहा था कि 23 जोड़े होते हैं और 23 जोड़े में से जो 22 पेयर होते हैं, 22 जोड़े होते हैं, वो मेल और फीमेल में समान होते हैं। वहीं अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात करें, जो 23वां जोड़ा होता है, हमने कहा कि ये मेल और फीमेल में दोनों में असमान होते हैं। फीमेल में हमने कहा XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में हमने कहा XY क्रोमोसोम होते हैं। इस प्रकार से हमने बात की थी। तो ये है 23rd पेयर। तो ये बात हमने की थी। अब हमें ये पता लगाना है कि जो फॉल्टी जीन है वो इन 22 पेयर में से है या इस 23वें पेयर में है, ये हमें पता लगाना है। एक बात तो हमें ये कही गई है, लेकिन बात हमें कही गई है कि यहाँ पे जो जीन है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है, दो वर्ड यहाँ पे आए हैं। इसीलिए आपको कहा गया है, जब आपको पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी बताई जाती है जेनेटिक्स में, कि ताकि आप एक बार आप टर्म्स को समझ लेंगे तो आप हर प्रकार के क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब हमने कहा कि ये जो डिजीज है इसका जो फिनोटाइप है डोमिनेंट है, रिसेसिव है। डोमिनेंट का क्या मतलब होता है,
अगर यहाँ पे जो कोई जो डिजीज है, कोई जो जीन है वो डोमिनेंट है, हमने कहा कोई जीन है और वो डोमिनेंट है, अब उसी जीन पे क्या है फॉल्ट, वही जीन फॉल्टी जीन में कन्वर्ट हो गया, बदल गया है, इसका मतलब वो अपने प्रभाव को दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा हम टॉल प्लांट में ही कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब हमने इसे डोमिनेंट कहा है, ये है डोमिनेंट और ये है रिसेसिव। अब अगर कैपिटल टी में कोई बीमारी हो जाती है तो जो F1 जनरेशन हमें मिलेगी उसमें जो ये बीमारी का जो गुण है वो एक्सप्रेस होगा, वो दिखाई देगा, क्योंकि डोमिनेंट जीन ही क्या था, फॉल्टी जीन में कन्वर्ट हो गया था, जो नॉर्मल जो जीन था वो एबनॉर्मल जीन हो गया था। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए जो डॉर्फ प्लांट है, जो बौना पौधा है, अगर हम कहें कि इसमें फॉल्टी जीन है तो ये पहली पीढ़ी में खुद को एक्सप्रेस नहीं करेगा, यानी अगर इस पौधे में कोई बीमारी है तो ये क्या करेगा, पहली पीढ़ी में अपने आप को शो नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे देखा था, लेकिन किस में नहीं करेगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी हमने F1 जनरेशन में 1:2:1 देखी थी, ये जीनोटिपिक था, वहीं फिनोटिपिक की बात करें तो 3:1 देखा था। तो जहाँ पे ये लास्ट जो पौधा है जहाँ पे प्योर फॉर्म आएगी, प्योर फॉर्म यानी जहाँ पे जो रेसेसिव प्लांट है अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, तो वहाँ पे हमने क्या देखा, वहाँ पे हमने देखा कि वहीं पे वो बीमारी एक्सप्रेस होगी। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए जो और जो 3 प्लांट थे, यहाँ पे बीमारी एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब क्या है, वो बीमारी डोमिनेंट है। तो इस प्रकार से अगर कोई जो डोमिनेंट जीन पे कोई डोमिनेंट जीन अगर फॉल्टी जीन में कन्वर्ट हो जाता है तो पहली पीढ़ी में खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, और अगर वो रेसेसिव है तो वो क्या करेगा, तब कब वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, जब वो होमोजीनस कंडीशन में होगा। ये होमोजीनस कंडीशन होती है, ये भी होमोजीनस कंडीशन है, लेकिन क्या है, अगर इसके साथ डोमिनेंट का एक जीन आ गया है तो वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए। डिपेंड करता है कि जो बीमारी है वो कौन से जीन पे है, डोमिनेंट जीन पे है या रेसेसिव जीन पे है, तो ये आपको यहाँ पे पता करना है। चलिए, तो यहाँ पे कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर के कुछ एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस और कलर ब्लाइंडनेस। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 20। ये भी 3 नंबर का हमारे पास है। अब 3 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है जैव विविधता क्या है, यानी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। इसके प्रमुख घटकों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए, यानी ब्रीफली मेंशन इट्स मेजर कंपोनेंट। आपको बताना है जैव विविधता किसे कहते हैं और इसके जो प्रमुख घटक हैं, प्रमुख इम्पॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले हम देख लेंगे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या कहती है। बायोडाइवर्सिटी इज the variation among a living organism from a different sources including a terrestrial, marine and desert ecosystem and the ecological complexes of which they are। बता रहा है कि बायोडाइवर्सिटी के का क्या मतलब है, यानी कि जीवों में जो विभिन्नता, जो वैरायटी पाई जाती है, अलग अलग प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के जीवों को हम देखते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सारे एक ही प्रकार के हैं, हम उनमें बहुत सारी विविधताएं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, कोई जो जीव है वो क्या होता है, टेरेस्ट्रियल है, यानी कि वो कहाँ रहते हैं, स्थल पे रहते हैं, स्थल पे रहते हैं। कुछ क्या है, मरीन है, और कुछ क्या है, डेजर्ट में रहते हैं। अब मरीन में भी क्या होता है, कुछ मरीन में रहते हैं, मरीन वाटर में रहते हैं, और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो मरीन वाटर क्या होता है, सॉल्टी वाटर जिसे हम कहते हैं, लवणीय जल होता है। कुछ क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं, यानी अलवणीय जल में रहते हैं। कुछ स्थल में रहते हैं, कुछ डेजर्ट में रहते हैं। अब अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, चाहे आप उसके हैबिटाट के बेसिस पे देखिए, यानी कि जहाँ वो रहते हैं उनके उसके बेसिस पे देखिए, आप उनके न्यूट्रिशन के बेसिस पे देखिए, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भोजन वो किस प्रकार से करते हैं, आप उसके बेसिस पे देखिए। आप देखिए कि रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन वो किस प्रकार से कर रहे हैं, उनके क्या क्या हैबिट्स हैं। आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के जो एनिमल्स हैं
या फिर जो प्लांट्स हैं बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। बहुत सिंपल नाम है विविधता। हमें पता है कि विविधता हम किसे कहते हैं, वैरायटी को कहते हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी एग्जांपल दिया था कि आप कहते हो कि जैसे आप कहीं भी शॉप में जाते हो, कुछ भी आपको खरीदना है, कोई भी सामान है, आप क्या कहते हो कि मुझे वैरायटी, अलग अलग वैरायटी दिखाइए, मुझे ऑप्शन और चाहिए। ऑप्शन से क्या मतलब है, आप कहते हो कि लेना आपको एक ही चीज़ है, लेना आपको स्कूल बैग ही है, लेना आपको एक कॉपी है, लेकिन आप फिर भी क्या देखते हो, अलग अलग वैरायटी देखते हो। यानी कि अलग अलग वैरायटी में कुछ उसमें किसी न किसी प्रकार से क्या होगा, किसी न किसी प्रकार से उसमें विभिन्नताएं आपको देखने को मिलेंगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, अब ये तो था किसी निर्जीव वस्तुओं के बारे में, चाहे बैग हो गया है, कॉपी हो गया है, कपड़े हो गए हैं, आपका घर का कोई भी सामान हो गया है, तो ये तो निर्जीव वस्तुओं के बारे में था। हमने कहा कि जो जीव है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसमें जब हमें विविधता देखने को मिलती है। अब अगर आप प्लांट की बात करेंगे तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था कि 3 प्रकार के प्लांट होते हैं, हर्ब्स हो गया, श्रब्स हो गया, ट्री हो गया। उसके बाद तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें हमने 3 प्रकार के, अब है सारे ही प्लांट हैं, नेचर सबका प्लांट है, सारे ही किंगडम प्लांटी में रखे गए हैं, लेकिन क्या है उनमें अलग अलग कुछ न कुछ उसमें क्या है असमानताएं होंगी, इसीलिए हमने उन्हें अलग अलग ग्रुप में रखा है। तो उसके बाद ये कह रहा है कि 3 इसके कंपोनेंट के बारे में बात कीजिए। 3 जो कंपोनेंट होते हैं, सबसे पहला हमारे पास इकोसिस्टम डाइवर्सिटी आता है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या है, इट इज a composite degree of a diversity which signifies a broad area of a ecosystem, ecological process and a biotic community in the biosphere. Example are desert and mangroves. अब इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो हम एक किसी बड़े इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। हम बात करें पूरे डेजर्ट की, पूरे डेजर्ट की बात कर रहे हैं कि उस डेजर्ट में बहुत सारी जो विविधताएं पाई जाती है उसकी स्टडी हम करते हैं इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम यानी एक अलग प्रकार के परितंत्र की बात हो रही है, एक इकोसिस्टम बेसिस पे हम देख रहे हैं। उसके बाद ये आप ज़्यादा अच्छे से तब समझेंगे जब हम जो 2 और कंपोनेंट है उसके बारे में समझेंगे। हमने कहा सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमने क्या पढ़ा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट स्पीशीज फाउंड एट अ प्लेस is the most common degree of diversity. क्या कह रहा है, the number of distinct species found at a place in a most common degree of a diversity. Examples are human. अब हम क्या कर रहे हैं कि स्पीशीज के लेवल पे हम डाइवर्सिटी देख रहे हैं, कितनी स्पीशीज हैं, कितने प्रकार की स्पीशीज हैं, इस लेवल पे हम देख रहे हैं। पहले हमने पूरे एक इकोसिस्टम लेवल पे देखा डाइवर्सिटी को, अब हम स्पीशीज के लेवल पे देख रहे हैं, जाति के लेवल पे देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार की जातियां पाई जाती हैं, क्या क्या उनके क्या है, गुण है, कैरेक्टर है। और लास्ट हमने देखा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में हमने क्या देखा, इट सिग्निफाइज अ डाइवर्सिटी पजेस्ड बाय अ सिंगल स्पीशीज एट अ जेनेटिक लेवल। अब हम एक सिंगल स्पीशीज में देख रहे हैं कि आप क्या होता है, सिंगल स्पीशीज में भी हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार की वैरायटी हमें देखने को मिलती है। तो 3 कंपोनेंट ये हैं किसकी, जैव विविधता के। इतना अगर आंसर आप लिख लेते हो तो इनफ है। आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है, 3 कंपोनेंट बताने हैं, तीनों कंपोनेंट की आपने डेफिनेशन लिख दी 1 या 1.5 लाइन में, और साथ ही साथ आपने एग्जाम्पल भी वहां पे दे दिए हैं। तो इतना इनफ है 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, अब ये क्वेश्चन हमारे पास और में है। तो जो 20 नंबर का क्वेश्चन था, या तो आप जो हमने अभी डिस्कस किया, या तो आप जैव विविधता वाले क्वेश्चन को यहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप इसे अटेंड कर सकते हैं। तो क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, राइट द नेम ऑफ इंटरेक्शन फाउंड इन फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब हमें यहाँ पे 3 इंटरेक्शन के बारे में बात की गई है, यानी कि पारस्परिक क्रियाएं हो रही हैं, यहाँ पे कुछ क्रियाएं हो रही हैं और हमें उन क्रियाओं का नाम बताना है। सबसे पहले हमारे पास आता है आम की शाखा पर ऑर्किड का उगना, यानी एन ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ब्रांच, यानी कि मैंगो की ब्रांच पे क्या ग्रो हो रहा है, ऑर्चिड ग्रो हो रहा है। इस प्रक्रिया का, इस प्रोसेस का हमें नाम बताना है। तो क्या कहते हैं इसे, हम इसे कहते हैं कॉमन सेलिज्म।
अब ये क्वेश्चन आपके पास कॉमेंसैलिज्म का इससे पहले भी आ चुका है कि कॉमेंसैलिज्म किसे कहते हैं, डिफाइंड कीजिए, इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए एक ही क्वेश्चन लैंग्वेज चेंज करके आपके पास दो बार आ गई है। क्या देखा आपने? आपने देखा दिस इज कॉमेंसैलिज्म ऑन द पार्ट ऑफ एन ऑर्चिड एंड मैंगो ट्री इज नाइदर हार्म और बेनिफिटेड। यानी कॉमेंसैलिज्म एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो दो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध में रहते हैं, परस्पर एक पारस्परिक क्रिया में एक दूसरे के साथ रहते हैं, जिसमें एक स्पीशीज तो वहां पे बेनिफिट ले रही है यानी कि उसे लाभ पहुंच रहा है, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है उसे ना ही लाभ पहुंच रहा है और ना ही हानि हो रही है, वो एकदम अनइफेक्टेड है। क्या कहते हैं उसे? कॉमेंसैलिज्म कहते हैं। पहला पार्ट आपका हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है 3 पार्ट आपके पास है और एक एक नंबर के हैं। आपको क्या करना है, मैंने आपको पहले भी बताया, आपको ये ध्यान रखना है कि कितने नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, लेकिन 3 पार्ट में है, तो हर एक पार्ट 1 नंबर का होगा, यानी कि ये 1 नंबर का होगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। ऐसे नहीं होगा कि आपने एक पार्ट में बहुत लंबा आंसर लिख दिया है लेकिन दूसरे को आपने छोड़ दिया है। तो तीनों जो पार्ट है उन्हें तीनों को ही इक्वल नंबर में डिवाइड किया गया है। सेकेंड हमारे पास कहा गया है कोयल का कौवे के घोंसले में अंडे देना क्या कहलाता है? यानी कुकू ए कोयल एक्ट्स इन क्रॉस नेस्ट। तो क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ब्रॉड पैरासिटिज्म। क्या होता है इसमें? इट इज अ टाइप ऑफ अ पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड ले इट्स एग इन द होस्ट नेस्ट। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, ये पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। यहाँ पे जो पैरासाइट होता है, जो परजीवी जिसे हम कहते हैं परजीवी होता है, वो अपने जो एग है वो होस्ट के घोंसले में देता है। अब परजीवी या फिर पैरासाइट जो होता है, होस्ट किसे कहते हैं? पैरासाइट वो है कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड है अपने भोजन के लिए, और होस्ट वो है, वह जीव है कि जिससे भोजन लिया जा रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि जो ह्यूमंस होते हैं उनके सर में जूं पड़ती हैं, सबको पता है। तो यहाँ पे जो जूं है वो क्या है? एक पैरासाइट है, क्योंकि वो क्या है, मनुष्य पे डिपेंड है, और मनुष्य वहाँ पे क्या है? एक होस्ट है, क्योंकि उससे भोजन लिया जा रहा है। अब आपको दोनों वर्ड में डिफरेंस पता चल गया होगा कि होस्ट क्या है और पैरासाइट क्या है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? द होस्ट बर्ड इंक्यूबेटेड द एग्स ऑफ द पैरासाइट बर्ड्स। एग्जाम्पल कोकू बर्ड्स लेइंग इट्स एग इन द होस्ट इन द नेस्ट ऑफ क्रोस। सेकेंड हमारा जो पोर्शन है वो हो गया है सॉल्व। थर्ड हमारे पास पूछा गया कि बर्ड द्वारा अंजीर का परागण यानी पॉलिनेशन ऑफ अ फेक फ्लावर बाय वास्ट क्या कहते हैं इसे? यानी कि ये जो प्रोसेस है क्या इसे कहते हैं? हमने कहा वास्ट पॉलिनेटिंग अ फेक फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिगेट म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म यानी कि ये भी एक प्रकार की पारस्परिक क्रिया है, एक पारस्परिक संबंध है। इसमें क्या देखेंगे हम? दोनों एक दूसरे से लाभ ले रहे हैं। जब हमने कॉमेंसैलिज्म की बात की, हमने कहा कि तीनों चीजें आपके पास आई हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। It is a type of a mutualism in which the species involved are in close proximity and are interdependent with one another in the way that one can't survive without the other. The wasp lays egg and also pollinate the fig inflorescence. अब देखिए तीनों प्रकार के तीनों जो वर्ड हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सबसे पहले हमारे पास आया कॉमेंसैलिज्म। अब ये इंटरैक्शन है, पारस्परिक क्रिया है, पारस्परिक संबंध है दो जीवों का। सिंपली क्या होता है? दो जीव एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं या फिर एक दूसरे के साथ संबंध में रहते हैं। अब किस प्रकार का संबंध होता है ये हमने कहा सबसे पहले कॉमेंसैलिज्म के बारे में। तो कॉमेंसैलिज्म में क्या होता है? हमने कहा कि दो स्पीशीज एक साथ रह रही हैं, लेकिन उसमें से एक स्पीशीज को लाभ हो रहा है, जो दूसरी स्पीशीज है उसे ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि हो रही है, अनइफेक्टेड है। एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन में ही दिया गया है कि आम की शाखा पर जो ऑर्चिड का उगना। सेकेंड हमने जो बात की थी हमने कहा था पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक जो स्पीशीज है उसे तो लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी स्पीशीज है उसे हानि पहुंचती है। एक को क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है और दूसरी को हानि पहुंच रही है। सेकेंड हो गया। तीसरा हमने बात की थी म्यूचुअलिज्म की। म्यूचुअलिज्म में क्या हो रहा है कि दोनों को ही लाभ हो रहा है एक दूसरे से। यानी ये सेम ऐसा ही है कि आप और आपके फ्रेंड हैं, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि आप मेरा इंग्लिश का होमवर्क कर लो और मैं आपका साइंस का होमवर्क कर लूँगा। आपने एक्सचेंज कर लिया है। या फिर कोई भी आप काम एक्सचेंज करते हो कि मैं आपको पढ़ा दूंगा और आप मेरा होमवर्क लिख दो।
ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों स्पीशीज क्या होती हैं, बेनिफिट क्या करती है, प्रदान करती हैं, बेनिफिट लेती हैं एक दूसरे से, उसे हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो पॉलिनेशन हो रहा है वो वास्प के द्वारा हो रहा है। तो वास्प क्या करता है, अपने एग ले करता है, अपने अंडे देता है वहाँ पे, और इसके बदले क्या करता है, वहाँ पे पॉलिनेशन की प्रक्रिया में भाग लेता है। तो ये हमारे पास तीनों वर्ड्स आ गए हैं। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो है क्वेश्चन नंबर 21, और इसमें हमसे पूछा यह जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र क्या हैं, संक्षेप में उल्लेख कीजिए। यानी व्हाट आर द 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मेंशन ब्रीफली। कहा क्या गया है, 3 क्रिटिकल रिसर्च एरिया कौन कौन से हैं। पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ माइक्रोब और अ प्योर एंजाइम। यानी कि सबसे पहले तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है या कोई एंजाइम है या कोई केमिकल है, उसको इम्प्रूव करना, यानी उसे इम्प्रूव फॉर्म में कन्वर्ट करना, पहला कह रहा है। सेकंड कहा क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू फंक्शन, यानी कि वहाँ पे कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करना या फिर कैटलिस्ट बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके उसमें उसे कन्वर्ट करना। और तीसरा है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस हमने अलग से हेडिंग करके पढ़ी थी, जब हम क्या कर रहे थे, जो पीस ऑफ डीएनए है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में हम डाल रहे थे। हमने सब कुछ कर लिया था। हमने क्या किया पहले कि जो डीएनए है आइसोलेट किया, डीएनए की फ्रेगमेंटेशन की, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने किया, उसके बाद हमने वेक्टर में उसे कन्वर्ट किया, और उस वेक्टर को फिर हमने क्या कर दिया है, जो वेक्टर को हमने फिर बैक्टीरियल सेल में डाल दिया है। सारी चीज़ें कर लिए, लेकिन अब जब हमारा प्रोडक्ट बन गया है, बैक्टीरियल सेल से हमारा प्रोडक्ट बन गया, तो हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस करते हैं। जो भी हमारा प्रोडक्ट बना है वो प्यूरीफाई, उसे चेक करने के लिए, उसे प्यूरीफाई करने के लिए, उसका ट्रायल करने के लिए, कि ताकि जिस पे भी हम ये केमिकल यूज़ कर रहे हैं वो उसके लिए हार्मफुल ना हो। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग में। क्लास आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।